Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now our next topic is application of Newton's second law of motion. ओके, हम इसको रिवाइज करेंगे अब इस टॉपिक अब आगे. सो आपने बहुत टाइम ऑब्जर्व किया होगा, देयर इज़ वेरी ऑब्जर्वेशन. आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन डेली लाइफ में किए होंगे जिसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हमने जो डिस्कस किया था काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है. सो वो था कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, है ना. सो कोई भी जब फील्डर है या मैं कहूँ प्लेयर है, जब वो क्रिकेट बॉल को कैच करता है सो वो क्या करता है, अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है. ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है. ऐसा करने से क्या होता है, मैंने उस रोज़ डिस्कस किया था कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलता है कि जैसे ही वो अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा, जैसे मैं अभी पिक्चर्स दिखाता हूँ. ये कोई प्लेयर है, सो वो क्या कर रहा है, बॉल को कैच कर रहा है ना. सो जैसे ही वो अपने हैंड में बॉल को कैच करता है, वो क्या करता है, अपने हैंड को क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है. ऐसा करने से जैसे सपोज करो अभी ये यहीं पे स्टॉप कर देता, अपने हाथ को मूव नहीं कराता है बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो बॉल का जो भी मोमेंटम इसको रोकना पड़ता है, यहीं के यहीं रोकना पड़ता है ना. लेकिन अगर ऐसा कर दिया इसने, अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा दिया, सो क्या हो गया, जो मोमेंटम था उसको ज़ीरो के लाने के लिए रिड्यूस टू ज़ीरो, क्योंकि बॉल को तो स्टॉप करना है. सो वेलोसिटी शुड बी ज़ीरो, है ना. सो अगर स्टॉप करने के लिए उसका मोमेंटम ज़ीरो के को लाना पड़ेगा, है ना. सो जब मोमेंटम को ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो जाएगा. सो टाइम टेकन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. अगर मैं डिफाइन करूँ तो दैट इज़ बी माइनस यू अपॉन टी. यही तो था, एफ इज इक्वल टू एम ए. सो चेंज इन मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. सो टी इंक्रीज़ हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी इंक्रीज़ होगा. सो एफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दिस केस. ओके, सो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट बाय बॉल ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना. सो मोमेंटम मैं कहूँ, मोमेंटम को ज़ीरो के इक्वल आने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो हैंड इंजरी होने से बच जाता है. ओके, इसके अलावा मैंने वो भी बताया था कि जो हाई जंपर होता है वो भी जब जंप करता है सो वहाँ पर क्या कर लेता है, मिट्टी को क्या करता है, या तो खुदाई कर लेता है या फिर उसमें कुछ कुशन वगैरह बिछा देता है ना. इसके अलावा सीट बेल्ट जो कार ड्राइवर यूज़ करते हैं वो भी एग्जाम्पल था, वो भी उसको भी हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है सो वो आगे की तरफ को फोर्स पुश होता है. सो अगर सीट बेल्ट बांधा है तो उससे उसका टाइम इंक्रीज़ हो जाता है. सो फोर्स जो हीटिंग फोर्स है उसका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. सिंपल है. इसके नेक्स्ट फिर हम बात की थी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर. ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बहुत सिंपल है ना. सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें कि कोई भी बॉडी अगर किसी अदर बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है सो सेकंड बॉडी क्या करती है, फर्स्ट बॉडी पर इक्वल अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है. दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको कहें, सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या कर सकते हैं, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन. ओके, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन. सो सिंपल है. अगर कोई बॉडी किसी पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है यानी फर्स्ट बॉडी, सो इक्वली फोर्स क्या करेगी, सेकंड बॉडी अप्लाई कर देगी, सेम इक्वल बट अपोजिट मैग्नीट्यूड का. सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन
डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, सो नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसके बाद कुछ न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशन थे, या उसके बाद हम डिस्कस किए थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम, अगर कोई टू बॉडीज़ हैं, बॉडी ए कंसीडर किए थे हमने और बॉडी बी कंसीडर किए थे, है ना। यू को, इसका ए का वेलोसिटी हमने u1 सपोज कर लिया और इसका u2 सपोज कर लिया है। मान सपोज किया हमने जो मास है, मास ऑफ बॉडी इज m1 एंड मास ऑफ बॉडी ऑफ b इज m2। ओके, सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या कर रहे थे? कुछ आगे चल के अगर u1 वेलोसिटी ग्रेटर था, सो ये क्या कर रहे थे? कोलाइड कर रहे थे। मैंने सपोज किया बहुत स्मॉल टाइम t के लिए इन्होंने क्या किया? कोलाइड किया, और कोलिजन के बाद क्या हो गया? वेलोसिटी, एक वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो सपोज कीजिए a का वेलोसिटी v1 हो जाता है एंड जो v का वेलोसिटी है वो v2 हो जाता है। ओके, सो अब इस केस में यानी आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी क्या होगा? m1 u1 मास, तो इसका m1 ही है, वेलोसिटी क्या हो गया? v1 हो गया है, एंड इसका क्या हो जाएगा? m2 v2। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ पर जो अभी मैंने इनको फोर्स अप्लाई करके मोशन में तो ला दिया था, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on a system, then the momentum of system will be conserved. That means momentum before collision and momentum after collision will be equal. Okay, so ये क्या होगा? Equal होगा, momentum before collision and momentum after collision. This is conservation of momentum. So law of conservation of momentum क्या कहता है? If there is no external force, यानी F is equal to 0, then P जो होगा momentum क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा, या मैं कहूँ तब कंजर्व होगा। ओके, सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके कुछ एप्लीकेशन थे, रॉकेट, एक्शन एंड रिएक्शन फॉर्मूले से या तो रॉकेट के एक्सप्लेन कर सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने इसको एक्सप्लेन किया था। ओके, सो मोमेंटम जो है, रॉकेट जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, इसके अलावा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, आप भी जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल को अप्लाई कीजिए। देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ 59। क्या है? कह रहा है ए हैवी कार ए ऑफ मास 200 kg, ठीक है, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और कोलाइज कर रहा है ए स्पोर्ट कार बी ऑफ मास 500 kg, ठीक है। इफ़ बोथ कार स्टॉप डीड ऑन कोलिजन के बाद दोनों कार क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। देन व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ कार बी? सो कार बी का वेलोसिटी क्या था? ओके, सो ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जो मैंने सपोज कीजिए ए का मास कितना है? 200 kg, गिवन है मुझको, और उसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ u1 बिफोर कोलिजन, वो कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास जो सेकंड बॉडी है उसका मास मुझको गिवन है 500 kg, एंड द वेलोसिटी जो उसका था हमने सपोज कर लिया इनिशियल जो वेलोसिटी था दैट इज़ u2 था, और यही हमको कैलकुलेट करना है। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? मास, तो आफ्टर कोलिजन दे बोथ कार स्टॉप डेड, यानी दोनों कार क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। सो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी दैट इज़ v1 भी 0 हो जाएगा एंड v2 भी 0 हो जाएगा। सो आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, सो अप्लाई कर देते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज़ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। सिंपल है, अप्लाई कर देते हैं। m1 का वैल्यू पुट कर देंगे 200 kg, u1 का वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस मीटर पर सेकेंड, m2 का वैल्यू फाइंड करेंगे 500 kg एंड u2 हमें फाइंड करना है। दैट इज ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं u2 का वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 2000 है, सॉरी
दैट इज 2000 इंटू 10, ओके, अपॉन ये 500 क्या पहुँचेगा, अपॉन में पहुँच जाएगा। अगर डिवाइड करूँ तो ये क्या मिलेगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 4 जा 20, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो वो दोनों रेस्ट में हैं। सो यही हमने कैलकुलेट करना था। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ओके। एक और प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी में, आप देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम नंबर 60। प्रॉब्लम नंबर 60 क्या है, ए मैन वियरिंग ए बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड ऑन द रोलर स्टेक, ओके, द टोटल मास इज 80 kg। सो इसका मास कितना है, 80 kg है, एंड ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड ऑन एट 400 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप बाय द वेस्ट एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ मैन। सो हमको मैन का वेलोसिटी फाइंड करना है, सॉरी आगे हो गया था, है ना। सो हमें क्या करना है, मैन की वेलोसिटी को फाइंड करना है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पास बुक है तो इसको देख सकते हैं। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अच्छा इसको आप खुद से सॉल्व करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा अगर आपसे नहीं हो पाता है, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करें और इसको आप आराम से नोट कर लें, ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।